हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनार मिर्ज़ापुर। आज इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर पे चर्चा करेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर्स। एवरी लीनियर सर्किट having input and output terminals can be analyzed by 4 parameters which are called hybrid parameters। इस डेफिनेशन में हम लोग देखें, एक टर्म यूज हुआ है लीनियर सर्किट। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स लीनियर सर्किट पे ही डिफाइन किए जाते हैं। इस सर्किट में एक इनपुट सेक्शन होता है, 2 टर्मिनल के इनपुट पोर्ट होंगे और 2 टर्मिनल वाले आउटपुट पोर्ट होंगे। इस तरीके से एक 2 पोर्ट लीनियर सर्किट है जिसमें कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ट डायरेक्शन में लीनियर सर्किट में अंदर की ओर होगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। हम कोई प्रैक्टिकल सर्किट अगर यूज करते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटपुट टर्मिनल पे बाहर की ओर आ रही हो। तो ऐसी दशा में जो I2 जो वेरिएबल है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम लोग नेगेटिव रखेंगे। इसी तरीके से I1 के लिए भी अगर डायरेक्शन उल्टा है, बाहर की ओर है, तो I1 को नेगेटिव रखेंगे। V1 और V2 की पोलरिटी भी यहाँ आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अपर टर्मिनल पॉजिटिव है और लोअर टर्मिनल नेगेटिव है। किसी प्रैक्टिकल सर्किट का जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हों, उसमें यदि टर्मिनल्स उल्टे पोलरिटी में होंगे तो V1 और V2 को करस्पॉन्डिंगली हम नेगेटिव के साथ रखेंगे। इन पैरामीटर्स को, हाइब्रिड पैरामीटर्स को, जिनसे हम लीनियर सर्किट की एनालिसिस करते हैं, वो हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो पैरामीटर्स डिटरमिन होंगे उनका मेजरमेंट उन चारों पैरामीटर्स का एक ही यूनिट में नहीं होता है, बल्कि अलग अलग यूनिट्स में होता है। एक पैरामीटर को हम लोग ओम में मेज़र करते हैं, एक दूसरे पैरामीटर को हम लोग ओम इनवर्स में यानी मो में मेजर करते हैं, एंड जो बाकी 2 और पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग बिना किसी यूनिट के ही रखते हैं। वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती, वो असल में एक ही तरीके की क्वांटिटी के रेशियो होते हैं, इसलिए वो 2 पैरामीटर्स डायमेंशनलेस होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं उनके डायमेंशंस जो है, यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, मिक्स्ड हैं, इसलिए सेम यूनिट में नहीं है, इसीलिए हम लोग इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। इसका एक और भी कारण है हम हाइब्रिड पैरामीटर कहे जाने का, हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। तो इस सर्किट में हम लोग 2 इक्वेशंस डिफाइन करते हैं जो यहाँ लिखे गए। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरा इक्वेशन I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इन 2 इक्वेशंस को इस सर्किट के लिए लिखा गया है। यहाँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि I1 और V2 ये 2 वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। I1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जबकि V1 और I2 ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ माने गए हैं। और इस तरीके से एक पेयर ऑफ इक्वेशन ये बनता है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आए हैं, H कोफिशिएंट्स आए हैं, इन्हीं को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स या H पैरामीटर्स कहते हैं। तो हमको इस कन्वेंशनल सर्किट को ध्यान में रखना है। इस सर्किट के अंदर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जो करंट और
करंट की डायरेक्शंस हैं और पोटेंशियल की जो पोलैरिटी है वो हमको इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशन बनाने हैं। और अगर कोई डिफरेंस आता है I1 I2 की डायरेक्शन में डिफरेंस है तो उसी हिसाब से उनको हम लोग नेगेटिव रखेंगे। V1 V2 की पोलैरिटी बदलती तो उसी हिसाब से हम लोग उसको नेगेटिव रखेंगे। ये चीज़ हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये जो H पैरामीटर्स होते हैं वो किसी भी एक सर्किट के लिए कांस्टेंट होते हैं। अगर सर्किट गिवन सर्किट है तो उसके लिए H पैरामीटर्स फिक्स होते हैं। I1 I2 V1 V2 की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं जब परिस्थितियों के हिसाब से। ओके, अब ये जो दो इक्वेशंस थे उनको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखें तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर्स, हम लोग इन पैरामीटर्स को कैसे H पैरामीटर्स को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो प्रकार से की प्रक्रिया अपनाते हैं। एक विधि में हम लोग जो आउटपुट टर्मिनल है उसको सॉर्ट कर देते हैं। जब हम आउटपुट टर्मिनल को सॉर्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो आउटपुट टर्मिनल है उसको डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है और ये आउटपुट सॉर्ट हो गया, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है आउटपुट साइड पे वो ज़ीरो हो जाता है। V2 देन बिकम्स ज़ीरो। और जो पेयर ऑफ इक्वेशंस थे उसमें से आप लोग देखेंगे कि V2 वाले जो टर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे। और जो बाकी रिमेनिंग टर्म हैं इनसे हम लोग दोनों इक्वेशन से हम लोग क्रम से H11 पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से H21 डेराइव कर सकते हैं। और इस प्रकार से H11 की जो वैल्यू है वो V1 और I2 के रेशियो के फॉर्म में हमको मिलती है। तो H11 इज इक्वल टू V1 बाई I1 फॉर V2 इक्वल टू 0। ये इस कंडीशन के साथ ये डिफाइंड है, दैट इज आउटपुट इज सॉर्टेड। तो ओके, इस रेशियो H11 को हम लोग इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। उस सर्किट के लिए, उस लीनियर सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस कहा जाएगा विद आउटपुट सॉर्टेड विद दिस कंडीशंस। इसका एक और नोटेशन है HI, जो इनपुट इम्पीडेंस है इसका हम लोग नोटेशन लिखते हैं HI हाइब्रिड पैरामीटर में, I फॉर इनपुट इम्पीडेंस। और उसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है H21 हमको देता है I2 और I1 के रेशियो के रूप में। देन H21 इज इक्वल टू I2 बाई I1 for V2 is equal to 0, that is output sorted. This H21 is the forward current gain. इस H21 को हम लोग forward current gain कहते हैं with output sorted. This is the condition when it is defined. इसका एक नोटेशन है HF for forward current gain। आप लोग देख सकते हैं कि I2 by I1 करंट गेन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरवर्ड करंट गेन को, इसको हम लोग HF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये I2 और I1 एक रेशियो है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए H21 की जो यूनिट है वो यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन H11 की जो यूनिट है वो ओम होगी। V1 बाई V2 हमको ओम की यूनिट करेस्पॉन्ड करता है ये रेशियो V1 बाई I1, इसलिए H11 की जो यूनिट होगी वो ओम होगी। दूसरे मेथड में जो बाकी दो पैरामीटर्स हैं उनको डिटरमिन करने के लिए हम लोग कंडीशन रखते हैं क्या, कि कीप द इनपुट टर्मिनल ओपन, इनपुट टर्मिनल को ओपन रखा जाए, कोई कनेक्शन एक दूसरे, इसमें कुछ भी एक जो टर्मिनल है इसको कनेक्ट नहीं किया गया किसी भी रेजिस्टेंस से या किसी भी हाईली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया, बिल्कुल ओपन। लेकिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल मेजर किया गया वो V1 है और ओपन टर्मिनल होने के नाते करंट I1 जो
हम लोग पीछे देख रहे थे वो I1 जीरो हो जाएगा। I1 जीरो होने के वजह से जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था उसमें पहला जो टर्म है उन दोनों इक्वेशंस का वो ज़ीरो हो जाएगा, और इस तरीके से H12 और H22 को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। H12 पहले इक्वेशन से मिलेगा V1/V2 रेशियो के रूप में, और चूँकि इसका जो डायमेंशन है वो H21 का वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा वो, क्योंकि ये V1 और V2 एक ही यूनिट में है। इस H12 को हम लोग रिवर्स वोल्टेज रेशियो कहते हैं। रिवर्स वोल्टेज रेशियो आप लोग देख रहे हैं V1/V2 है, V2/V1 होता तो हम लोग इसको वोल्टेज गेन कह सकते थे, या वोल्टेज रेशियो जो भी कह लें, फॉरवर्ड वोल्टेज रेशियो कह सकते थे, लेकिन यह V1/V2 निकाला गया है इसलिए यह रिवर्स वोल्टेज रेशियो है। इसका नोटेशन HR होगा। कंडीशन ध्यान रखेंगे कि विद इनपुट टर्मिनल ओपन, जब ये H12 डिफाइन हुआ है तो इनपुट टर्मिनल्स ओपन थे HR डिफाइन करने के लिए। H22 विल बी इक्वल टू I2/V2। दूसरा वाला जो इक्वेशन है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं H22 इज इक्वल टू I2/V2, और यह ओम इनवर्स इसका यूनिट बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं H22 को हम लोग कहेंगे आउटपुट एडमिटेंस विद इनपुट टर्मिनल ओपन, और इसका नोटेशन HO होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग H पैरामीटर को डिटरमिन करना होता है तो हम लोग ये इस तरीके से करते हैं कि पहले अगर आउटपुट टर्मिनल को सॉर्ट करके डिटरमिन करें तो H11 या HI डिफाइन करते हैं, H21 डिफाइन करते हैं जिसको HF कहा जाएगा। दूसरी विधि में हम लोग इनपुट टर्मिनल को ओपन रखते हैं, और उस कंडीशन में तब H12 और H22 डिफाइन होगा, जिसको कि हम लोग रिवर्स वोल्टेज रेशियो और आउटपुट एडमिटेंस कहते हैं क्रम से। नाउ H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट, जो हमारा ये लीनियर सर्किट था, इसके अंदर किस तरीके की चीज़ें हैं ये अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इसके करेस्पॉन्डिंग जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाए गए हैं इनके बेसिस पे हम लोग इस सर्किट के करेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो पहला इक्वेशन हमारा है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, ये इनपुट सर्किट के करेस्पॉन्डिंग हमको इक्विवेलेंट सर्किट प्रोवाइड करने में मदद करता है, और ये एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं किसी भी टू टर्मिनल नेटवर्क के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट होता क्या है आप लोग पहले से जानते हैं कि it contains a voltage source with a resistance which is connected in series। यहाँ देख रहे हैं H11 एक रेजिस्टेंस है जो कि एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू V12 इंटू V2 है। V12 इंटू V2 वैल्यू का एक वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में H11 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, और इस तरीके से हमको इनपुट का सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाता है। और आप देख सकते हैं जो V12 दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, उसकी जो वैल्यू है वो I1 इंटू H11 के प्रोडक्ट के बराबर है, जो कि इस रेजिस्टेंस H11 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को की वैल्यू बताता है, प्लस द वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है H12 इंटू V2, इन दोनों को जोड़ करके ये इक्वेशन बना हुआ है। इसलिए जो पहला इक्वेशन है वो असल में हमको इनपुट सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए मदद करता है, और यह एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा। आउटपुट सर्किट जो दूसरा इक्वेशन है I2 इज इक्वल टू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2,
इससे हम ये एक्चुअली एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें कि एक जो करंट है इस ओपन टर्मिनल, इस आउटपुट साइड पे जो ये करंट की वैल्यू है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक इस H22 एडमिटेंस में चला जा रहा है, और दूसरा एक वोल्ट करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है H21 इंटू I1। H21 इंटू I1 करंट सोर्स प्लस H22 इंटू V2, ये एक इस एडमिटेंस के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें हम लोग एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, और इनपुट टर्मिनल के साइड पे हम लोग एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर वाले इनपुट और आउटपुट सर्किट्स पे इक्विवेलेंट सर्किट बने हुए हैं, इसलिए भी इसको हम लोग मिक्सचर और हाइब्रिड कहते हैं। दिस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ सर्किट्स, therefore it is also known as the hybrid parameter. H parameters are therefore are called the hybrid parameters. The different hybrid parameters are distinguished by different number subscript. देख रहे हैं कि H के ऊपर जो है अलग अलग तरीके सबस्क्रिप्ट लगाए गए, H11 है, H12, H21, H22, इस तरीके से डिफरेंट नंबर सबस्क्रिप्ट हैं। तो द first number designates the circuit in which the effect takes place, and the second number designates the circuit from which the effect comes. Okay, now performance of linear circuit की परफॉर्मेंसेस का मेजरमेंट हम लोग 4 पैरामीटर्स से बेसिकली करते हैं, जिनमें एक है इनपुट इम्पीडेंस, दूसरा करंट गेन, तीसरा वोल्टेज गेन, चौथा है आउटपुट इम्पीडेंस। इन 4 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सर्किट की पैरामीटर को, लीनियर सर्किट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर अगर है तो इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और फिर आउटपुट साइड पे हम लोगों को एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलता है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमको इनपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन और आउटपुट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसकी सर्किट परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ आउटपुट साइड पे एक लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसके क्रॉस की हम लोग वोल्टेज मेजर करके वोल्टेज गेन डिटरमिन करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, इनको हम लोग कैसे H पैरामीटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंसेस ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर सर्किट इज द input impedance Zin. Zin is actually the ratio V1 by I1. V1 से I1 का जो रेशियो है वो हमको प्रोवाइड करता है इनपुट इम्पीडेंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि V1 बाई I1 अगर प्लेन वो सर्किट हो जिसमें कि बाहर की साइड पे लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा है, उस दशा में तो सीधा V1 बाई I1 जो है वो H11 के बराबर हो जाता है, और इस तरीके से वही उसका H इनपुट इम्पीडेंस बन जाएगा। जबकि बाहर जो आउटपुट साइड पे कोई रेजिस्टेंस, अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं है उस केस में, तो यहाँ हम लोग जब लोड वहाँ अप्लाइड है तब उसको कैसे डिटरमिन करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है उससे हम लोग जेड इन की जो वैल्यू है V1 बाई I1, वो नहीं, I1 से अगर पहले इक्वेशन को थ्रू आउट हम डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हैं H11 प्लस H12 इंटू V2 बाई I1, ये वैल्यू। अब V2 बाई I1 की वैल्यू हमको कहीं से पता करके रखनी पड़ेगी। तो जो पिछले वाले में अगर हम लोग
सर्किट में देखें तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है RL, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 के बराबर है, I2 के बराबर। लेकिन अगर इसकी पोलैरिटी हम लोग देखें तो ये I2 भले ही जो ट्रेडिशनल सर्किट है उसमें अंदर की ओर दिखाया गया है, लेकिन जब करंट यहाँ पे एक्चुअली फ्लो करेगा तो V2 अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो करंट I2 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको नेगेटिव यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ I2 की जो वैल्यू है वो हम लोग -V2/RL लिख सकते हैं। -V2/RL हमको I2 की वैल्यू रखना हो तो जैसे ही हम लोग V2/I1 की जो यहाँ से हम लोग I2 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 V2/RL, इस इक्वेशन 2 के लिए V2/RL इज इक्वल टू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, यहाँ से हम लोग V2/I1 कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग V2/I1 निकाल सकते हैं, है ना। V2 को एक साइड में कर दिया, दोनों से V2 कॉमन ले लिए तो H22 प्लस 1/RL इंटू V2 को फिर डिवाइड कर देंगे तो V2/I2। आप समझ सकते हैं ये मैथमेटिक्स इतना कठिन नहीं है। तो V2/I1 यहाँ से निकाल करके और इक्वेशन 3 में जैसे ही रखेंगे तो Z इन के लिए एक्सप्रेशन हमको मिल जाता है H11 माइनस H12 इंटू H21/H22 प्लस 1/RL। जो ये वैल्यू है हमको मिलती है एक्सप्रेशन Z इन के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आउटपुट साइड पे जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 हो, कोई लोड वहाँ पे अप्लाइड नहीं हो, तो उस दशा में क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। जब ये शॉर्टेड हो जाएगा तो RL की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब RL की वैल्यू 0 होगी तो ये डिनोमिनेटर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और ये फ्रैक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो Z इन की वैल्यू H11 के बराबर हो जाएगी जब हम लोग आउटपुट साइड को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। करंट गेन को हम लोग डिफाइन करते I2/I1, लेकिन जब हमारे पास आउटपुट साइड पे एक लोड लगा हुआ है उस दशा में हम इसको कैसे डिटरमिन करेंगे। तो फिर से I2 के लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे V2/RL विद नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों है आप लोग देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू है कन्वेंशनल डायरेक्शन से अपोजिट होगी, इस वजह से ये I2 को नेगेटिव रखा गया है। और यहाँ पे जब हम लोग इसको इसकी वैल्यू को वहाँ रखेंगे I2 इन इक्वेशन 2 इन H पैरामीटर्स गिव I2 इज इक्वल टू H21 इंटू I1 प्लस H22 V2। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू H21, इसमें हम लोग V2 के लिए वैल्यू रख देते हैं तो I2/I1 हम लोग निकाल सकते हैं इस रूप में। तो AI की जो वैल्यू है एक्सप्रेशन है वो H21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H22 इंटू RL के बराबर हो जाता है। अगर फिर से यहाँ पे अगर देखें कि ये वैल्यू अगर RL 0 की ओर टेंड करे, बहुत कम वैल्यू हो इसकी 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये टर्म नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो जो वोल्टेज जो करंट गेन है वो H21 के बराबर, जैसा पीछे हम लोगों ने देखा था, H21 के बराबर होगा। ठीक है, वोल्टेज गेन डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे डिफाइन किए, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू V2/V1। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, जब हमको I1 करंट फ्लो कर रहा है उसके क्रॉस एग्जैक्टली V1 की जो वैल्यू है वो I1 इंटू Z इन के बराबर हो जाएगी, जो इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक, तो
अब V2/I1 हम लोग पीछे कैलकुलेट करके निकाले हुए हैं कि V2/I1 के लिए की का जो एक्सप्रेशन है -H21/H22 + 1/RL, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो V2/I1 को की जो वैल्यू है वो हमको AV द वोल्टेज गेन के रूप में एक्सप्रेशन मिलता है -H21/Zn × H22 + 1/RL। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम वोल्टेज गेन का के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट इज द आउटपुट एडमिटेंस Z out, आउटपुट एडमिटेंस V2/I2, दिस इज द रेशियो। तो with V1 = 0 and applying the Kirchhoff's voltage law to the input circuit में आपका ये पहला वाला इक्वेशन काम करता है। तो वहाँ पे अगर V1 0 कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमको I1 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया I1 = H12 × V2/H11। नाउ जो दूसरा इक्वेशन है उससे I2 = H21 × I1 + H22 × V2। यहाँ पे फिर से I1 के लिए जो एक्सप्रेशन डिराइव किया गया उसको हम लोग अगर रख दें तो I2 के लिए एक्सप्रेशन ये बनता है, और यहाँ V2 को कॉमन ले करके और तब हम I2/V2 इस रेशियो को के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं इस रूप में। तो इस तरीके से Z आउट का जो आउटपुट इम्पीडेंस की जो वैल्यू है दैट इज V2/I1, ये रेशियो कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/H22 - H21 × H12/H11। तो इस तरीके से इन चार जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं इनके लिए एक्सप्रेशंस जो डिराइव किए गए हैं इनको हम लोगों को याद रखना पड़ता है। कई बार जब सर्किट जो लीनियर सर्किट है, जिस ब्लॉक के अंदर जो सर्किट रहता है वो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस सर्किट के लिए ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनके बेसिस पे हम लोग इनपुट ये चारों परफॉर्मेंस पैरामीटर को बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जब इंटरनल सर्किट जो उस लीनियर सर्किट का होता है वो बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा सर्किट है, तो फार्मूला यूज़ न करके हम लोग डायरेक्ट जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांजिस्टर्स के लिए हम लोग H पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो जल्दी ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को खोल करके और सारी चीज़ों को समझते हुए अपना नोट्स बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।